देखिए वाच्य डेफिनेशन के बारे में आप लोग पूछ रहे थे। इसकी परिभाषा के बारे में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो जान लें वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। तो हमने लास्ट डे भी बताया था वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक मीनिंग, लिटरल मीनिंग जो है वो ये क्या है, बोलने का विषय, ठीक है ना, बातचीत करने का विषय। तो बोलने के विषय को हम लोग बोलते हैं वाच्य। क्रिया का विधान वाच्य कहलाता है। क्रिया का विधान का तात्पर्य, देखो क्रिया जो होती है ना वो रूप बदलते रहती है। कभी किसी विधान में इस्तेमाल होगा क्रिया का, कभी किसी विधान में इस्तेमाल होगा क्रिया का। विधान बोलने का मतलब कभी क्रिया का विधान होता है कर्ता, क्रिया कभी कर्ता के अनुसार लगती है, तो कभी उसका विधान होता है कर्म, यानी क्रिया जो है कर्म के अनुसार आ जाती है, और कभी क्रिया भाव के अनुसार आती है। कैसे? जैसे मान लो एक ठो उदाहरण ले लिया गया कि माँ ने रोटी बनाई, जैसे एक एग्जांपल ले लो। तो यहाँ पर जो क्रिया है बनाई वो किसके अनुसार आया हुआ है? माँ के अनुसार। तो क्रिया का विधान क्या है? करता है ना। और कहीं पे अगर हम बोल दें रोटी बनाई गई, रोटी बनाया गया माँ के द्वारा, या माँ के द्वारा रोटी बनाया गया, तो क्या बनाया गया? यहाँ पर बनाया गया लिख दिया मैंने, वही माँ है बनाने वाली, लेकिन मैंने क्या लिख दिया? माँ के द्वारा रोटी बनाया गया। तो यहाँ पर जो बनाया गया क्रिया है उसका विधान क्या है? माँ है कि रोटी है? रोटी है। तभी तो वही बनाई गई से बनाया गया हो गया, है ना। विधान समझ रहे हो क्या है? यानी कि क्रिया को मतलब ये रूप देखना उसका कि वो किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है। वो कर्ता के अनुसार इस्तेमाल हो रहा है या कर्म के अनुसार या फिर भाव के अनुसार, उसे ही हम लोग कहते हैं विधान। तो परिभाषा में लिखा हुआ है क्रिया के जिस रूप से यानी कि कर्ता वाला रूप या फिर कर्म वाला रूप या फिर भाव वाला रूप, जिस रूप से यह जाना जाए। देखो यहाँ पर लिखा है यह जाए, यह जाए नहीं बल्कि यह जाना जाए। यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है या कर्म है या फिर भाव है, उसी को हम लोग कहते हैं वाच्य। तो क्या समझा पाया अंजलि? समझ में आया? तो ही पूछ रही थी। अच्छा अब देखो नेक्स्ट बात क्या है। ये जो क्रिया है ना, चूंकि ये तीन हिसाब से आता है, तीन तरीके से आता है, या तो कर्ता के अनुसार आता है, या तो कर्म के अनुसार आता है, या तो भाव के अनुसार आता है। तो भाई जब क्रिया तीन अनुसार आता है, तीन चीज़ों के अनुसार, तो तीन तरह के वाच्य भी होंगे, है ना। वाच्य किस बात से निर्धारित हो रहा है? क्रिया के विधान के तरीके से। तो जब कर्ता के अनुसार आएगा तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। जैसे लास्ट डे हमने एग्जाम्पल दिया था, क्या दिया था देख के बताओ। राजू के द्वारा राजू पत्र लिखता है ऐसे लिखे थे। तो यहाँ पर लिखता है जो क्रिया है उसका विधान क्या है? बताओ किसके अनुसार लग रहा है? राजू के हिसाब से। तो इसीलिए क्या हो जा रहा है भाई? वो कर्तृवाच्य हो गया। दूसरा उदाहरण मान लो, राजू के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब यहाँ पर फिर से क्रिया का विधान देखो, राजू को देख के लग रहा है या फिर पत्र को देख के लग रहा है? राजू लिखता है लेकिन पत्र लिखा जाता है, तो क्रिया का विधान बदल गया। क्यों बदला भाई? क्योंकि पत्र आ गया। तो पत्र के हिसाब से हम लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे? पत्र लिखा जाता है। अगर बीच में पत्र नहीं रहता तो क्या होता? राजू लिखा जाता है, ऐसा होता? राजू लिखा जाता है, नॉनसेंस नहीं लग रहा है? राजू लिखता है लेकिन राजू के द्वारा पत्र लिखा जाता है। दूसरे सेंटेंस में लिखा जाता है किसके हिसाब से लग रहा है? राजू के हिसाब से, नहीं सॉरी, पत्र के हिसाब से। और तीसरे में है राजू से लिखा ही नहीं जाता है, यहाँ तो भाव आ गया, असमर्थता आ गया। तो तीन तरह के वाच्य हुए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब वाच्य पढ़ने के पहले हम लोगों को थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। एक बार हम लोगों को कारक की दुनिया में जाना पड़ेगा। तो कारक की दुनिया में जब हम लोग जाएंगे तो याद होगा आप लोगों को कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, 8 कारक थे।
हम लोग यहाँ 8 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वाच्य है कर्तृ और कर्म और भाव। तो इन तीनों वाच्यों में ये 2 जो कारक है हम लोग को जानना जरूरी है। कर्तृ में क्या लगेगा? कर्ता। कर्म में क्या लगेगा? कर्म। तो एक बार देखिए, शॉर्टकट रिवाइंड, ठीक है ना। कर्ता किसे कहते हैं भाई? तो जिस संज्ञा से या जिस सर्वनाम के द्वारा, जिस किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा क्रिया की जाती है, जिस संज्ञा के द्वारा क्रिया की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता कारक। अच्छा, कर्ता कारक का परसर्ग क्या होता है? परसर्ग यानी कि उसको विभक्ति पहचानने का चिन्ह, वो क्या होता है? नहीं होता है। और शून्य परसर्ग भी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं विभक्ति का लोप हो जाना। लोप हो जाना मतलब गायब हो जाना, वहाँ विभक्ति लगती ही नहीं है भाई, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, रमा ने खाना बनाया। तो यहाँ पे रमा ने खाना बनाया, तो इसमें विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है ने, है ना। तो ने से पता चल गया कि भाई खाना बनाने वाला कार्य किसके द्वारा संपन्न हो रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा। तो ये हो गया कर्ता कारक, ने विभक्ति भी लगा हुआ है। लेकिन दूसरे में देखो, रमा खेलती है, इसमें तो विभक्ति नहीं लगा है, इसको क्या बोलेंगे? शून्य विभक्ति, शून्य परसर्ग। दूसरा देखो इसी तरीके से कर्म कारक, जिस संज्ञा पर, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। कर्म को पहचानने का तरीका मैंने आप लोग को बताया होगा, क्या? या तो क्या से प्रश्न करना, या तो फिर किसको से प्रश्न करना। जो भी उत्तर आएगा वो क्या होगा? कर्म होगा। जो भी उत्तर आएगा वो कर्म होगा। जैसे माँ ने रोटी बनाई, तो क्रिया क्या है? बनाई। उसके पहले रोटी आ गई, तो रोटी हो गया कर्म। कैसे भाई? जब रोटी बना रही होती है तो उसमें बहुत सारा काम है। पहले आटे को गुनी होगी, गुथी होगी, उसके बाद फिर लोई बनाई होगी, फिर तवे बेली होगी, फिर उसके बाद तवे पर डाली होगी, फिर सेकी होगी। तो कितना सारा काम है, और उस सारे काम का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? माँ के ऊपर, रोटी के ऊपर पड़ रहा है। दूसरा तरीका देखिए, खुशबू ने सब्जी काटी, तो सब्जी काटी, सब्जी को काटने का काम है। क्या हम लोग ऐसे ही केला ले आते हैं, ऐसे कट के कच्चा केला, उसके बाद तेल मसाले डाल के बना देते हैं? नहीं, काटने का मतलब है उसका छिलका उतारना, फिर उसको धोना, फिर चाकू से उसको काटना अलग अलग शेप में, जिसको गोल पसंद है गोल, लंबा पसंद है लंबा, ठीक है ना, काटना। तो उसमें परसर्ग क्या लगता है? को, है ना। और कभी कभी शून्य परसर्ग हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लो, माँ ने रोटी बनाई, तो माँ ने क्या बनाई भाई? रोटी। रोटी के बाद को लगाएंगे क्या? रोटी को बनाई, ऐसा नहीं है। जब निर्जीव रहता है तो हम लोग को नहीं लगाते हैं। दूसरी तरफ खुशबू ने सब्जी काटी, यहाँ पे भी सब्जी के बाद को नहीं लगाया। लेकिन मान लो अगर हम बोलेंगे, मैंने मनीष को बुलाया, मैंने प्रभांशु को बुलाया, को बुलाया, यहाँ को लग गया। तो आशा करते हैं सबको कर्ता समझ में आ गया, कर्म समझ में आ गया। इसी का भरपूर इस्तेमाल होने वाला है। नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया को भी जान लीजिए। क्रिया का जो कर्म के आधार पर, चूंकि हम लोगों को वाच्य में 2 ही तरह की क्रिया की जरूरत है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो जो सकर्मक क्रिया होगा उसमें क्या होता है? जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा होती है, अपेक्षा मतलब भाई इंतजार कर रहा होता है क्रिया, किसका? एक कर्म का इंतजार कर रहा होता है, उसकी अपेक्षा कर रहा होता है, तब आएगा, ठीक है ना। तो जब कभी भी आएगा तो उसका इंतज़ार करने वाला जो क्रिया होता है, किसका इंतज़ार? कर्म का, उसको हम लोग बोलते हैं सकर्मक। और जो कर्म का इंतज़ार या अपेक्षा नहीं करता है उसे कहते हैं अकर्मक। अ का मतलब होता है नहीं, और स का मतलब होता है हाँ नहीं, मतलब उसके साथ साथ है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल, जैसे लता पढ़ती है। अब भाई लता पढ़ती है तो क्या पढ़ती है? कुछ ना कुछ पढ़ती होगी। अब यहाँ पे कर्म नहीं है तो क्या कहोगे? ये अकर्मक क्रिया है? बताओ। लता पढ़ती है, क्या पढ़ती है? तो दिया नहीं है यहाँ पे, तो ये क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक?
गलत। सकारात्मक है सर। इसलिए भले ही इसमें कर्म नहीं दिया हुआ है लेकिन कर्म की अपेक्षा तो है कि नहीं है? यहाँ पे देखो कर्म दिया हुआ है, लता पुस्तक पढ़ती है, क्या पढ़ती है भाई? पुस्तक। यहाँ पर अपेक्षा किया तो पाया भी, यहाँ पे अपेक्षा कर रहा है, भले ही नहीं पाया लेकिन अपेक्षा है। दूसरी तरफ देखो, अपेक्षा है ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल, बच्चा रो रहा है। अब रो रहा है, क्या रो रहा है? कोई है अपेक्षा यहाँ पर? किसको रो रहा है? कोई है? ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे तो अकर्मक क्रिया है ये। मनीष सो गया, क्या सो गया मनीष? मनीष क्या सो गया? किसको सो गया मनीष? इससे कोई आंसर है? कोई आंसर नहीं है। तो यहाँ तो अपेक्षा ही नहीं है, इसलिए कौन सी क्रिया हो गई है? अकर्मक। और यहाँ अपेक्षा है, भले ही है या नहीं है कर्म, लेकिन फिर भी ये कौन सा मतलब क्रिया माना जाएगा? सकर्मक। तो आशा करते हैं सबको यहाँ तक समझ में आया। अब